नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। ऐसा नहीं है कि उनके पास विधायक कम हो गए हैं या उनकी पार्टी में कोई विद्रोह होने वाला है। आपको पता है कि वो नंदीग्राम से विधानसभा का चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। जब शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ पर्चा उस समय दाखिल किया था तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि क्या मुकाबला होगा। वो बयान उनको भारी पड़ा, इसलिए इस बार कोई इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन आज उन्होंने भवानीपुर से पर्चा दाखिल कर दिया। मैं क्यों कह रहा हूं कि उनकी सीट खतरे में है, इसका जिक्र आगे करता हूं, लेकिन पहले ये बता दें कि भवानीपुर सीट पर अभी तक स्थिति क्या रही है। भवानीपुर सीट कलकत्ता साउथ में पड़ती है और ये सीट जो है एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 2011 में ममता बनर्जी यहाँ से जीती, फिर 2016 में जीती, लेकिन 2021 में वो ये सीट छोड़कर नंदीग्राम चली गई शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए। और चूंकि उन्होंने कहा कि नंदीग्राम से ही मेरा संघर्ष शुरू हुआ था, तो इसलिए वहाँ के लोग मेरा साथ देंगे, जो नहीं दिया लोगों ने। भवानीपुर सीट से इस बार विधानसभा चुनाव में शोभन देव चटर्जी जो नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो चुनाव लड़े थे और 28,000 वोटों से वो जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस असेंबली सेगमेंट से 700 वोटों की बढ़त मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा के इस सेगमेंट से तृणमूल कांग्रेस को 3,000 की बढ़त मिली थी। तो भवानीपुर में लोकसभा चुनाव की दृष्टि, हालांकि लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बताता है कि वहाँ बीजेपी के मतदाता हैं, बीजेपी का प्रभाव है और ये फाइट जो है वो क्लोज रही है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। अगर देखें मतलब एक हिस्सा है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का, एक सेगमेंट है के रूप में जब देखते हैं। अगली बात यह है कि इस चुनाव क्षेत्र का जो कंपोजिशन है, मतलब लगभग 2,06,000 वोटर हैं, यहाँ 95,000 महिला वोटर हैं। तो महिला वोटर्स का बोलबाला है, कह सकते हैं आप। यहाँ पर गुजराती वोटर हैं, यहाँ पर सिख वोटर हैं, यहाँ मारवाड़ी वोटर हैं, लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा मध्य वर्ग बंगाली वोटर हैं। दरअसल वही तय करेंगे कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। हालांकि ये लड़ाई जो है वो बराबरी की नहीं है, आज से ही लग रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, 213 सीटें लेकर आई हैं, विपक्षी एकता की धुरी बन रही हैं, राष्ट्रीय राजनीति में जाने की बात हो रही है, उनका जो कद है ये सब उनके पक्ष में जाता है। तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह की फाइटिंग स्पिरिट है, ये सब देख के जो है ये लगता है कि ये लड़ाई बहुत कांटे की शायद नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स आप देखिए दूसरे पक्ष को। बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। वो पेशे से वकील हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी में 2014 में आई थी, सिर्फ 39 वर्ष की हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष है, पार्टी की प्रवक्ता भी है। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में भी असर डाल सकती है वो ये कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद, यानी 2 मई को नतीजे आने के बाद जो हिंसा का तांडव हुआ तृणमूल कांग्रेस और उसकी सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ अदालत में जाने वालों में वो है। तो जिनके खिलाफ हिंसा हुई उनको न्याय दिलाने वालों में उनकी गिनती है। सीबीआई की इंक्वायरी होना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच होना, एसआईटी बैठना, कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है 5 जजों की बेंच का फैसला, और ये सरकार की आलोचना उसमें कि सरकार जो है शुरू से लगातार डिनायल मोड में थी, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। लोगों की हत्या हुई है, घर जलाए गए हैं, बलात्कार हुआ है और इसके अलावा लोग पलायन पर मजबूर हुए हैं। ये सब अदालत में ये बातें सामने आईं। ममता बनर्जी और उनकी सरकार लगातार ये कहती रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पहले तो इससे ही इनकार करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि ये फर्जी वीडियो चला रही है बीजेपी। फिर तीसरा स्टेटमेंट उनकी ओर से आया
कि ये कुछ थोड़ी बहुत जो हिंसा हुई है वो दरअसल बीजेपी के लोगों ने ही की है। तो सवाल उठा कि अगर मान लीजिए बीजेपी के लोगों ने की तो राज्य सरकार क्या कर रही थी? कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ में है। तो अगर वो कर रहे थे बीजेपी के लोग, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई? तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार इस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया, कहा हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट के निर्देश में, हाई कोर्ट की निगरानी में 2 तरह की जांच हो रही है। एक सीबीआई जांच कर रही है और दूसरा जो है एसआईटी बनी है। उसमें कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। तो ये एक पक्ष है। दूसरा ये कि जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद से भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं में कुछ समय के बाद एक तरह की निराशा थी। उनको लग रहा था कि पार्टी ने जैसे उनको छोड़ दिया है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए, बीजेपी के नेतृत्व के लिए ये मौका है कि आशंका उनकी जो है उसको दूर करें। प्रियंका टिब्रेवाल के पक्ष में जो बात जाती है, एक तो महिला हैं, पढ़ी लिखी है, हर तरह से मुकाबले में बोलने में बहुत अच्छी है, वाक्पटु है, डिबेट में अच्छी तरह से बोल सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। वो कह रही हैं कि मेरे लिए ये चुनाव न्याय और अन्याय की लड़ाई है। मेरे लिए ये डेमोक्रेसी का सवाल है, एक सीट की हार जीत का सवाल नहीं है। तो हो सकता है बीजेपी न जीते, जिसकी अभी फिलहाल जो है संभावना ज़्यादा लगती है, लेकिन इस चुनाव के जरिए वो बड़े संदेश दे सकती है। देखिए, एक तो बात ये है जो प्रियंका उठा भी रही हैं कि जनता ने ममता बनर्जी को रिजेक्ट कर दिया, यानी नंदीग्राम की जनता ने। वो विधानसभा का चुनाव हार गई। ये इस तरह का करिश्मा जो है इससे पहले मुझे नहीं याद है कि कभी हुआ हो कि पार्टी इतने बड़े बहुमत से जीते और पार्टी का मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, विधानसभा का चुनाव इस तरह से हार जाए। विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर बहुत बार हारे हैं, लेकिन पार्टी भी सत्ता से बाहर गई है, या जीत गए हैं तब भी पार्टी जरूरी नहीं है कि सत्ता में आए। यहाँ भारी बहुमत से पार्टी सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री जो है वो अपना चुनाव हार गई। तो ये आप तकनीकी रूप से कुछ भी कहना चाहें, लेकिन नैतिक रूप से ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा सेटबैक था। अब आप देखिए कि सवाल ये है कि इतने हाई प्रोफाइल इलेक्शन की कैंपेन के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे? आमतौर पर प्रधानमंत्री जो है उपचुनाव में नहीं जाते हैं, चुनाव प्रचार करने की एक परंपरा सी रही है, लेकिन ये परंपरा टूट भी चुकी है। मुझे जो याद है उसके हिसाब से 1969 में संविद सरकार के कैंडिडेट थे टीएन सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए वो बाई इलेक्शन लड़ने गए। कहाँ से लड़ने गए? मनीराम, जो गोरखपुर की विधानसभा क्षेत्र की सीट है, वहाँ से उस समय विधायक थे महंत अवैधनाथ, जो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, इस्तीफा दिया कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सके। उस चुनाव में प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी आईं। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से टीएन सिंह वो उपचुनाव हार गए और उनको मुख्यमंत्री पद से जाना पड़ा। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था, फिर बाद में बहुत और कुछ हुआ। लेकिन उपचुनाव में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं ऐसा नहीं। दूसरा उदाहरण, पहले उसके बारे में काफ़ी विस्तार में बता चुका हूँ। गढ़वाल से हेमवती नंदन बहुगुणा ने लोकसभा से इस्तीफा दिया। 1980 में चुने गए वहाँ से कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस छोड़ा तो लोकसभा सीट भी छोड़ दी। बाई इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी ने धुआंधार प्रचार किया। 5 असेंबली सेगमेंट, उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट में 5 असेंबली के सेगमेंट होते हैं, 5 में चुनाव प्रचार करने गई। एक बार नहीं, कई बार गई। कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री स्टेट हेलीकॉप्टर लेकर चुनाव प्रचार करते रहे। तो ऐसा नहीं कि बाई इलेक्शन में जो है
वो बड़े नेता नहीं जाते या प्रधानमंत्री नहीं जाते, लेकिन यहाँ सवाल है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर कोई जीत की दूर की भी संभावना नज़र आती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जाएंगे या जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये मामूली एक बाई इलेक्शन नहीं है एक विधानसभा सीट का। ये चुनाव तय करेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहेंगी या नहीं रहेंगी, क्योंकि ये बाई इलेक्शन हारने के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके सामने और कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है वो बाईकैमरल हाउस है नहीं, मतलब विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए और कोई रास्ता नहीं है उनके सामने। और फिर कोई बाई इलेक्शन के लिए किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा, कोई उसके बाद चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा, लेकिन इस समय तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मुद्दा भी कई बार जो है विवाद में रहा है। किसी सदन का सदस्य न होने पर भी आप 6 महीने तक मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रह सकते हैं। पंजाब में ऐसा हुआ कि 6 महीने पूरे हुए और मंत्री जी किसी सदन में चुने नहीं गए, मतलब विधानसभा का उपचुनाव नहीं हुआ, चुने नहीं गए, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उसी दिन उनको या अगले दिन शपथ दिला दी गई। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान की अवहेलना है, ये संविधान का मजाक उड़ाने जैसा है। अगर आप 6 महीने के अंदर चुने नहीं गए तो फिर से आप शपथ लेकर इस तरह से संविधान का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो ममता बनर्जी के सामने वो रास्ता भी नहीं है कि अगर चुनाव हार जाएं तो फिर से जो है इस्तीफा देके उसी दिन फिर शपथ ले लें। तो जो नेता राष्ट्रीय एकता की धुरी बनने की कोशिश, विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश कर रही है, जो नेशनल अपना जो है अपनी राष्ट्रीय भूमिका देख रही हैं, जो विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रही हैं, जो इस समय कई विपक्षी दलों की एक तरह से डार्लिंग बनी हुई हैं, उनको लगता है कि बस मोदी से यही हमको निजात दिला सकती हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। और प्रियंका टिब्रेवाल के रूप में पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार चुना है। वो हो सकता है हार जाए, जिसकी मैं बार बार कह रहा हूँ कि संभावना ज़्यादा लग रही है, फिर भी उनका प्रोफाइल बढ़ेगा इससे। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा नेता, एक नेता को बड़ा करने में सिर्फ 25 दिन में जो है ये भूमिका हो सकती है इस उपचुनाव की। तो उस दृष्टि से भी जो है बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है इस उपचुनाव को गंभीरता से और पूरी ताकत से लड़ने का। पश्चिम बंगाल के 6 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद है कि तमाम केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। बस सवाल इतना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाएंगे क्या। मुझे लगता है कि इतना हाई स्टेक नहीं बनाना चाहेंगे, खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं और बीजेपी हार जाती है तो विपक्ष एक तरह से इसको प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की तरह दिखाएगा, जो कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऐसा कोई संदेश जाए, ऐसा कोई मैसेज जाए। इसलिए मुझे उम्मीद कम है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि लड़ाई कैसी चलती है, चुनाव प्रचार कैसा चलता है। कि भवानीपुर से ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, लेकिन उनको हराना असंभव नहीं है। 2014 के बाद से बीजेपी का जिस तरह से विस्तार हुआ है, जनाधार उसका बढ़ा है, उसको देखते हुए अगर लोगों के मन में ये बात आती है कि जिस तरह की हिंसा ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार ने की, जिस तरह से उनकी पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही, बल्कि हिंसा करने वालों का साथ देती रही, उसके खिलाफ क्या बंगाली भद्रलोक खड़ा होगा पहली बार। अभी तक का इतिहास बताता है कि बंगाली भद्रलोक हिंसा करने वालों के साथ खड़ा रहा है, हिंसा का विरोध करने वालों के साथ नहीं खड़ा हुआ। आप देख लीजिए 1972 से और आज तक का इतिहास है। इस चुनाव में बड़ी उम्मीद थी बीजेपी को, जो उम्मीदें थी उनमें एक ये भी थी
कि बंगाली भद्रलोक जो है ये हिंसा की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन 2 मई के बाद जो पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा है, जिस तरह की हिंसा का तांडव देखा है, उसके बाद भी अगर बंगाली भद्रलोक नहीं जागता, उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो उसे कम से कम अपने को भद्रलोक कहना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरह की हिंसा देश के किसी राज्य में कभी नहीं हुई, किसी पार्टी के राज्य में नहीं हुई कि जो पार्टी जीते वो बड़े पैमाने पर ऐसी हिंसा पर उतर आए कि अदालत, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़े। सबने एक स्वर से, अभी कोई फैसला नहीं आया है, जो मामले हैं उन पर फैसला नहीं आया, लेकिन इतना तो फैसला साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार झूठ बोल रही थी, ये अदालत ने मान लिया है। इससे बड़ी आलोचना किसी सरकार की क्या हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि इसी तरह की राजनीति करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं इसको क्यों छोड़ दूँगी। तो अब ये पश्चिम बंगाल के भद्रलोक की भी परीक्षा है, भारतीय जनता पार्टी के जुझारूपन की भी परीक्षा है, और ममता बनर्जी की परीक्षा तो है ही। उनके लिए स्टेक सबसे बड़ा है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति बदल सकती है अगर ये बाई इलेक्शन वो हार गई तो, जिसको वो कभी नहीं चाहेंगी। क्योंकि आप देखिए, ये बाई इलेक्शन चुनाव आयोग करा रहा है, हालांकि पिछले 1.5-2 साल से ममता बनर्जी कोरोना के नाम पर स्थानीय निकाय के चुनाव टाल रही हैं। इसलिए बीजेपी ने सवाल उठाया, बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो सकते तो फिर ये बाई इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये देखा कि अगर वो मना करेगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी, फिर मामला अदालत में जाएगा और वहाँ से क्या होगा। तो उसको टालने के लिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि बाई इलेक्शन होगा। अब सब कुछ है ये पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर कि वो हिंसा की राजनीति का साथ देंगे या उसके विरोध में खड़े होंगे। वो रीढ़ की हड्डी दिखाएंगे या ये साबित करेंगे कि रीढ़ की हड्डी नाम की कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी हिंसा का विरोध न करना आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने खिलाफ हिंसा के लिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।